नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं एनसीईआरटी एडिटोरिया का 2026 का संस्करण का जो है हम लोग जो है पॉलिटी का आज क्लास 6 पॉलिटी के प्रश्न को आज हम लोग करने वाले हैं। इससे पहले जो है ऑलरेडी हम लोग जो है क्लास 6 के ज्योग्राफी और क्लास 6 के जो है हिस्ट्री के चैप्टर को हम लोग कर चुके हैं। पूरे वीडियो को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज की क्लास में हम लोग जो है पॉलिटी के क्लास को देखने वाले हैं। क्लास 6 क्लास के पॉलिटी के वीडियो को हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं कि ये जो है आपका जो है क्लास 6 का जो है इतिहास है। ये ऑलरेडी हम करा चुके हैं पहले। आज की क्लास में हम लोग जो है राज व्यवस्था एनसीईआरटी क्लास 6 के जो है हम लोग जो है राज व्यवस्था यानी पॉलिटी का जो है चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 8 तक चैप्टर जितने भी क्वेश्चन बनते हैं और सारे क्वेश्चन का डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं। फुल डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं, तो ये वीडियो को जरूर पूरा से पूरा देखिए। देख सकते हैं पहला नंबर जो क्वेश्चन कर रहा है, भारत की विविधता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत की विविधता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है यहाँ के लोग विभिन्न प्रकार की भाषा बोलते हैं। भारत के लोग जो है विभिन्न प्रकार की भाषा बोलते हैं, तो ये जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए सही है। भारत में विभिन्न धर्मों की विभिन्न प्रकार की भाषा बोली जाती है। भारत में क्षेत्रीय भाषा अलग होता है, राज्य की भाषा अलग होता है। भारत में बहुत तरह की भाषा बोली जाती है, तो ये जो कहना जो है ऑप्शन नंबर ए जो है सही है। ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है यहाँ के लोग अलग अलग प्रकार के धर्मों का पालन करते हैं। ये भी कहना जो है बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर 2 भी सही है। भारत में विभिन्न धर्मों के लोग मानने वाले हैं, अलग अलग धर्मों का पालन करते हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, जैन, सिख, ईसाई, पारसी, ये सारे लोग जो हैं अलग अलग धर्मों को लोग जो हैं पालन करते हैं। इसीलिए इसका दोनों कहना जो है सही हो जाएगा। ऑप्शन ए ऑप्शन बी दोनों के दोनों सही हो जाएगा। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है सी। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। 1 और 2 दोनों के दोनों इसका सही है। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 2 है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है लद्दाख जम्मू एवं कश्मीर के पूर्व पहाड़ियों में बसा हुआ एक मैदानी इलाका है। लद्दाख जो है जम्मू एवं कश्मीर के पूर्व में पहाड़ियों में बसा हुआ एक मैदानी इलाका है, जिसका सही ऑप्शन 1 नंबर जो है सही है। दूसरा कह रहा लद्दाख के लोग एक खास किस्म की बकरी पालते हैं जिससे पश्मीना ऊन मिलता है। ये भी कहना इसका सही हो जाएगा। लद्दाख के लोग जो एक खास किस्म की बकरी पालते हैं जिससे पश्मीना ऊन की प्राप्ति होती है, जो काफ़ी महंगी होती है, महंगी बिकता है। इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों के दोनों सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला नंबर देखते हैं। 3 नंबर प्रश्न है। प्रश्न नंबर 3 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 3 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है और सही कथन की पहचान कीजिए। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि ओणम तमिलनाडु राज्य में मनाया जाने वाला एक प्रसिद्ध त्यौहार है। ओणम जो है तमिलनाडु में मनाया जाने वाला एक प्रसिद्ध त्यौहार है, तो ये जो है गलत है। ये जो है 1 नंबर जो ऑप्शन है गलत है। ओणम जो है तमिलनाडु में नहीं बल्कि केरल में मनाया जाता है। ओणम जो है तमिलनाडु में नहीं बल्कि केरल में मनाया जाने वाला प्रमुख त्यौहार है। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है इस त्यौहार का एक विशेष आकर्षक सांडों की लड़ाई होती है। इस त्यौहार का एक विशेष आकर्षक सांडों की लड़ाई होती है, तो ये भी गलत है। इसमें सांडों की लड़ाई नहीं होती है बल्कि इसमें नौका दौड़ होता है। इसमें सांडों की लड़ाई नहीं होता है बल्कि नाव की प्रतियोगिता, नौका दौड़ जो होता है विशेष आकर्षक होती है, लड़ाई होती है। इसमें सांडों की लड़ाई नहीं होती है। इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा डी। न तो 1 न तो 2, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही हो जाएगा, नहीं 1 और नहीं 2। अगला नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 नंबर प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रगान के रचयिता कौन है। भारतीय राष्ट्रगान के रचयिता कौन है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है बी। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। राष्ट्रीय गान जो है रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित है, जो कि भारत की एकता का एक प्रतीक है, जो भारत को एकता की प्रतीक बताता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन की पहचान कीजिए। निम्नलिखित कथनों की पहचान कीजिए और असत्य कथनों की पहचान कीजिए। ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है कि भारत की खोज नामक प्रसिद्ध पुस्तक महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया है। ये जो ऑप्शन ए नंबर जो गलत है। भारत की खोज जो है पुस्तक जो है महात्मा गांधी द्वारा नहीं बल्कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भारत की खोज नामक पुस्तक लिखा गया है। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि इसमें भारत की विविधता का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता का विचार प्रतिपादित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही है। भारत की खोज पुस्तक में भारत की विविधता का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता का विचार प्रतिपादित किया गया। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर
असत्य पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इसका सही हो जाएगा, असत्य में हो जाएगा, ओनली फॉर एक है। अगला नंबर देखते हैं, देख सकते हैं अगला नंबर है 6 नंबर प्रश्न है कि झारखंड के आदिवासियों के बीच प्रचलित शब्द जोहार क्या सूचित करता है? झारखंड के आदिवासियों के बीच प्रचलित शब्द जोहार का क्या अर्थ होता है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। जय जोहार का अर्थ होता है या जोहार का अभिवादन करना, अभिवादन का एक तरीका होता है, अभिवादन करने का एक तरीका होता है, आदिवासियों के बीच यह प्रचलित है। झारखंड में आदिवासियों के बीच जो है यह शब्द बहुत ही प्रचलित है, अभिवादन करने का एक तरीका है जय जोहार। अगला नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, 7 नंबर प्रश्न है, 7 नंबर प्रश्न कि भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संत थॉमस को। भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय जो है संत थॉमस को दिया जाता है। ईसा मसीह के अग्रदूत संत थॉमस को भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय दिया जाता है। लगभग 2000 साल पहले भारत में ईसाई धर्म को लाया था। भारत में लगभग 2000 साल पहले जो है संत थॉमस ने जो है भारत में ईसाई धर्म को लाया था। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 8 है, 8 नंबर प्रश्न है कि जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं और उसके बारे में पक्की अवधारणा बना लेते हैं तो उसे क्या कहते हैं? जब हम सभी को एक ही छवि में बांध देते हैं और उसके बारे में धारणा बना लेते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रूढ़िबद्ध धारणा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, रूढ़िबद्ध धारणा। जब हम सभी लोगों को, किसी ग्रुप को या उसके सभी लोगों को एक छवि में अपने मानसिक पुराने लोगों की तरह, पुरानों के कहावत के आधार पर उसको बांध देते हैं। जैसे कि लड़कियों का समूह जो है एक क्रिकेट नहीं खेल सकता है, एक कबड्डी नहीं खेल सकती, बल्कि ये घर का खाना बनाती है। यह कहना कहीं न कहीं एक रूढ़िबद्ध धारणा है कि लड़कियां जो है सिर्फ खाना ही बना सकती हो, क्रिकेट नहीं खेल सकती है। यह भी एक रूढ़िबद्ध धारणा का उदाहरण है। और भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है, जैसे लड़कियां जो है घर का काम करती है, लड़के जो है बाहर का काम करते हैं। ये सब कहना जो एक रूढ़िबद्ध धारणा होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही है। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9 है, 9 नंबर प्रश्न है कि स्वतंत्रता के पूर्व किस प्रांत में महार समुदाय को अछूत माना जाता था? स्वतंत्रता के पूर्व किस प्रांत में महार समुदाय को अछूत माना जाता था? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, बंबई प्रांत में। स्वतंत्रता से पूर्व, भारत की आज़ादी से पूर्व महार समुदाय को अछूत माना जाता था बंबई प्रांत में। बंबई प्रांत में महार समुदाय को अछूत माना जाता था। उनकी एकदम से धक्का लगा और वे चौकवे रह गए, भौचक्के रह गए थे। अगला नंबर प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10 है, 10 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 10 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान कीजिए। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है संसार में 8 मुख्य धर्म है। संसार में जो है मुख्य 8 धर्म है, तो ऑप्शन नंबर ए जो सही है। और ये 8 धर्मों के अनुयायी जो है भारत में निवास करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है कि भारत में उन 8 धर्मों के अनुयायी यानी मानने वाले रहते हैं, तो ये भी कहना सही है। भारत में उन 8 धर्मों के मानने वाले लोग जो है निवास करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 कह रहा है भारत में लगभग 1600 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती है। ऑप्शन नंबर 3 कह रहा है कि भारत में लगभग 1600 से अधिक भाषाएं बोली जाती है, तो ए भी ऑप्शन सही है, 3 भी सही है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा डी। 1, 2, 3 तीनों के तीनों ऑप्शन जो है सही है कि भारत में 8 प्रमुख धर्म है। 8 प्रमुख धर्म के अनुयायी जो भारत में निवास करते हैं और भारत में लगभग 1600 से अधिक भाषाएं बोली जाती है। सारा का सारा ऑप्शन जो है सही है। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10 है, डॉक्टर BR अम्बेडकर का जन्म किस अछूत मानी जाने वाली जाति में हुआ था? डॉक्टर BR अम्बेडकर का जन्म जो है किस अछूत मानी जाने वाली जाति में हुआ था? तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, महार जाति। डॉक्टर अम्बेडकर का जन्म जो है महार जाति में, महार परिवार में हुआ था, महार जाति में हुआ था। अगला नंबर देखते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 12 है कि लोकतंत्र में सरकार को निर्णय लेने और कानूनों को लागू कराने की शक्ति कौन देता है? लोकतंत्र में सरकार को निर्णय लेने और कानूनों को लागू कराने की शक्ति कौन देता है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, जनता। लोकतंत्र में सरकार को निर्णय लेने और कानून को लागू करने की शक्ति जनता के देता है, शक्ति जो है जनता देता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो है 13 है कि लोकतंत्र में एक
कार्टूनिस्ट का काम है कि वह कार्टूनों के जरिए अपने अधिकारों का प्रयोग आलोचना करने, व्यंग करने तथा राजनेताओं की गलतियों को ढूंढने के लिए करे। यह कथन किसका है? लोकतंत्र में कार्टूनिस्ट का काम है कि वह कार्टूनों के जरिए अपने अधिकारों का प्रयोग आलोचना करने, व्यंग करने तथा राजनेताओं की गलतियों को ढूंढने के लिए करे। यह कथन किसका है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर के लक्ष्मण का। ऑप्शन नंबर सी है आर के लक्ष्मण, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, आर के लक्ष्मण का है। अगला नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य है, यानी सत्य कथन की पहचान करना है। उपरोक्त में से कौन सी कथन सत्य है जिसकी पहचान करना है। ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है कि आंध्र प्रदेश राज्य का पुनर्गठन 2016 में किया गया। आंध्र प्रदेश राज्य का पुनर्गठन 2016 में किया गया, तो एक कहना जो है बिल्कुल गलत है। आंध्र प्रदेश राज्य का पुनर्गठन जो 2016 में नहीं किया गया था, बल्कि 2014 में हुआ था। आंध्र प्रदेश का पुनर्गठन करके जो है तेलंगाना राज्य का गठन किया गया 2 अक्टूबर जो है 2014 को जो है बनाया गया था, इसको पुनर्गठन करके, ना कि 16 को। अगला कह रहा है उस गठन के बाद आंध्र प्रदेश भारत का 29वां राज्य बना। एक कहना बिल्कुल गलत है। भारत का आंध्र प्रदेश 29वां राज्य नहीं बना था, बल्कि आपका जो है तेलंगाना जो बना था आंध्र प्रदेश से अलग होकर, वह भारत का 29वां राज्य बना था। इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, न तो एक न तो दो, दोनों में से कोई भी सही नहीं है। अगला नंबर देखते हैं, प्रश्न आगे देखते हैं। देख सकते हैं प्रश्न नंबर 15 है कि अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार कब प्राप्त हुआ था। अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार कब प्राप्त हुआ था? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, 1920 में। अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार जो है 1920 में मिला था, जबकि इंग्लैंड में औरतों को वोट देने का अधिकार जो है 1928 में मिला था। इंग्लैंड में औरतों को वोट देने का अधिकार जो है इंग्लैंड में 1928 में मिला था। इंग्लैंड में जो मिला था वो मिला था 1928 में मिला था। इंग्लैंड में 1928 में मिला था। अगला नंबर देखते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, देख सकते हैं दिया हुआ 16 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपरोक्त में से कौन से कथन सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपरोक्त में से कौन से कथन है सही है, इसकी पहचान कीजिए। 16 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है कि इंग्लैंड में महिलाओं को मताधिकार सफ्रेज आंदोलन का परिणाम था। इंग्लैंड में महिलाओं को मताधिकार सफ्रेज मूवमेंट का परिणाम था, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही है, ए जो है सही है। दूसरा कह रहा है इस आंदोलन के बाद 1945 में महिलाओं को इंग्लैंड में मतदान का अधिकार प्राप्त हुआ। इस आंदोलन के बाद 1928 में महिलाओं को इंग्लैंड में वोट का अधिकार प्राप्त हुआ, तो ये जो कहना गलत है। अभी हम पिछले क्वेश्चन में देखे थे 1945 में नहीं, बल्कि 1928 में ही महिलाओं को इंग्लैंड में वोट देने का अधिकार मिल गया था। इंग्लैंड में महिलाओं को अधिकार जो 1928 में ही महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिल गया था। अगला नंबर देखते हैं प्रश्न, तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है 1 सही था। इसका सही जो ऑप्शन था ऑप्शन नंबर ए था। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 17 है कि मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस व्यक्ति के पास संपत्ति है वह वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है पर संपत्ति या शिक्षा नहीं वह वोट नहीं दे सकता। यह कथन किसका है? मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस व्यक्ति के पास संपत्ति है वह वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है पर संपत्ति या शिक्षा नहीं है तो वोट नहीं दे सकता। यह कथन किसका है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का कहना था कि मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता हूं कि जिस व्यक्ति के पास संपत्ति है वो वही से वोट दे सकता है, जिसके पास चरित्र है लेकिन शिक्षा और संपत्ति नहीं है वह वोट नहीं देगा। ये महात्मा गांधी का कथन था। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं 18 नंबर प्रश्न। 18 नंबर प्रश्न कह रहा है सफ्रेज मूवमेंट अर्थात महिलाओं के लिए मताधिकार की मांग का आंदोलन यूरोप एवं अमेरिका में कब मजबूती से जोर पकड़ा था। सफ्रेज मूवमेंट अर्थात महिलाओं के लिए मताधिकार की मांग का आंदोलन यूरोप एवं अमेरिका में कब मजबूती से जोर पकड़ा था। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 19 है कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोकतांत्रिक सरकार का पहला स्तर या चरण कौन सा है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोकतंत्र का पहला स्तर यानी चरण क्या है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर
सी ग्राम पंचायत। ऑप्शन नंबर सी जो है ग्राम पंचायत जो है ग्रामीण क्षेत्रों में लोकतांत्रिक सरकार का पहला चरण जो है वो ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत। अगला नंबर देखते हैं, 20 नंबर प्रश्न है कि पंचायती राज व्यवस्था में ब्लॉक स्तर को कहा जाता है। पंचायती राज व्यवस्था में ब्लॉक स्तर को पंचायती राज व्यवस्था में ब्लॉक स्तर को कहा जाता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जनपद पंचायत या पंचायत समिति। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, जनपद पंचायत या पंचायत समिति। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर जो है 21 है कि ग्राम पंचायत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्राम पंचायत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से कथन सही और सही कथन की पहचान कीजिए। ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है कि ग्राम पंचायत के कार्यों को ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित किया जाना आवश्यक है। ग्राम सभा के कार्यों को ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित किया जाना आवश्यक है, तो इसका ए जो है सही है, ऑप्शन नंबर ए जो है सही है। 2 कह रहा है कुछ राज्यों में ग्राम सभाएं निर्माण और विकास समितियां जैसी समितियां बनाती है। कुछ राज्यों में ग्राम सभाएं निर्माण और विकास समितियां जैसी समितियां बनाती है, तो ए भी सही है। और ऑप्शन नंबर 3 कह रहा है कि इन समितियों के केवल ग्राम पंचायत सदस्य ही शामिल होते हैं। इन समितियों में केवल ग्राम पंचायत के सदस्य ही शामिल होते हैं, तो ये जो है गलत है। ऑप्शन नंबर ये जो है गलत है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 और 2, ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर 1 और 2 जो है ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 22 है, 22 नंबर प्रश्न है कि पंचायत अध्यक्ष के रूप में किसे जाना जाता है। पंचायत अध्यक्ष के रूप में किसे जाना जाता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी सरपंच को। पंचायत अध्यक्ष के रूप में किसे जाना जाता है, तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी सरपंच को। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 23 है, 23 नंबर क्वेश्चन है कि ग्राम पंचायत के कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्राम पंचायत के कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है यह जल स्रोतों और सड़कों का रख रखाव करता है। ऑप्शन नंबर ए जो सही है, ये जल स्रोतों और सड़कों का रख रखाव करता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है यह जल निकायों व्यवस्था का और स्कूल भवनों का निर्माण कराता है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर 3 कह रहा है ये सही है और ये भी सही है। ऑप्शन नंबर 3 कह रहा है यह गांवों के लिए मुद्रा नोट एकत्र करता है, तो ये कहना गलत है। ये गांवों के लिए मुद्रा नोट एकत्र करता है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर 4 कह रहा है यह सरकारी रोजगार योजनाओं को लागू कराता है, ये भी सही है। ये सरकारी रोजगार योजनाओं को लागू करता है। ऑप्शन नंबर 5 कह रहा है यह स्थानीय कर एकत्र करता है, ये सही है, ये भी सही है। स्थानीय कर जो है एकत्रित करता है। ऑप्शन नंबर 1, 2, 4, 5 जो है सही है। ऑप्शन नंबर 1, 2, 4, 5 जो है सही है। इसका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा, 1, 2, 4, 5, 1, 2, 4, 5। अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है कि पंचायत के लिए धन के स्रोतों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पंचायत के लिए धन के स्रोतों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है घरों पर लगने वाला कर पंचायत के कोष का एक स्रोत है। ऑप्शन नंबर ए जो सही है, घरों पर लगने वाला कर पंचायत के कोष का एक स्रोत है, सही है। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है सामुदायिक कार्यों के लिए दान स्वीकार किए जाते हैं। सरकारी सामुदायिक कार्यों के लिए भी दान स्वीकार किए जाते हैं, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर 3 कह रहा सरकारी योजनाओं के लिए भी धनराशि जनपद और जिला पंचायतों के माध्यम से प्राप्त होता है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर 4 कह रहा है, ऑप्शन नंबर 4 कह रहा है कि पंचायत अपने कोष के लिए केवल विदेशी सहायता पर निर्भर होता है, ये गलत है। विदेशी सहायता पर निर्भर करता है, ये गलत है। अगला 5 कर बाजारों पे भी कर वसूले जाते हैं, ये भी सही है। बाजारों से भी कर वसूले जाते हैं। ऑप्शन नंबर 4 गलत है। 1, 2, 3, 5 सही है। ऑप्शन नंबर देखते हैं 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 5 जो है सही है। ऑप्शन नंबर इसका 4 जो है ओनली गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही है, बाकी ऑप्शन जो है गलत है। अगला नंबर देखते हैं, प्रश्न नंबर जो है 25 नंबर क्वेश्चन है कि ग्राम पंचायत के मुख्य कार्यों में से एक है। ग्राम पंचायत के मुख्य कार्यों में से एक है, इसका पहला कार्य या संसद के सत्र आयोजित करना। ग्राम पंचायत के मुख्य कार्य या संसद के सत्र का आयोजन करना, ये जो है बिल्कुल गलत है। दूसरा कार्य विकास कार्यक्रमों को लागू करना, ये सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विकास कार्यक्रमों को लागू करना। ऑप्शन नंबर सी कार्य
न्यायाधीशों की नियुक्ति करना, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर 4 का राज्य के कानून बनाना, ये भी गलत है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ग्राम पंचायत के मुख्य कार्य होता है विकास कार्यक्रम को लागू करना। विकास कार्यक्रम को जो होता है लागू करना जो है इसका मुख्य काम होता है। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 26 है, 26 नंबर प्रश्न है। ऑप्शन नंबर ए है कि व्यक्ति का नाम ग्राम की मतदाता सूची में हो। ग्राम पंचायत का सदस्य होने के लिए क्या अपेक्षित नहीं है? पहला है कि व्यक्ति का नाम ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में हो, तो ये जो है सही है, ये सही है। दूसरा कह रहा है उसकी उम्र 18 वर्ष हो, 18 वर्ष या अधिक हो, ये भी सही है। तीसरा कह रहा है कि पंचायत चुनाव में वह उस ग्राम पंचायत के मुखिया या किसी वार्ड सदस्य के रूप में निर्वाचित हुआ हो। ये ऐसा सही, ये कोई ज़रूरी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी जो है गलत है। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है व्यक्ति उस गांव का निवासी हो, ये भी सही है। यानी ये जो है सही है, ये सब जो सही है ए बी और डी सही। ऑप्शन नंबर सी जो गलत है। पूछ क्या रहा है, ग्राम का सदस्य होने के लिए क्या अपेक्षित नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है, ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये जो है नहीं होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी। अगला नंबर देखते हैं। 27 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपरोक्त में से कौन से सत्य कथन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और निम्न में से कौन से जो है सत्य कथन है। एक नंबर कह रहा है कि ग्राम पंचायत लोकतांत्रिक सरकार का पहला स्तर है। ग्राम पंचायत लोकतांत्रिक सरकार का पहला स्तर है, तो इसका ए जो है सही हो जाएगा। दूसरा कह रहा है जिला पंचायत लोकतांत्रिक सरकार का दूसरा स्तर है। जिला पंचायत जो है लोकतांत्रिक सरकार का दूसरा स्तर है, एक कहना गलत होगा। जिला पंचायत दूसरा नहीं बल्कि तीसरा है। दूसरा जो हो जाएगा पंचायत समिति जो हो जाएगा दूसरा हो जाएगा, जिला पंचायत जो हो जाएगा तीसरा हो जाएगा। इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर ओनली एक सही है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही है। अगला नंबर देखते हैं। 28 नंबर प्रश्न है। 28 नंबर प्रश्न है कि ग्राम पंचायत के कार्य को स्वीकृति कौन प्रदान करता है। ग्राम पंचायत को स्वीकृति कौन प्रदान करता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्राम सभा। ग्राम सभा ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही हो जाएगा ग्राम सभा। 29 नंबर प्रश्न है। प्रश्न नंबर 29 है कि निम्नलिखित में से ग्राम पंचायत की आमदनी का कौन सा स्रोत नहीं है। निम्नलिखित में से ग्राम पंचायत की आमदनी का कौन सा स्रोत नहीं है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है घरों एवं बाजारों पर लगाए जाने वाले कर। ये तो सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। घरों एवं बाजारों पर लगाए जाने वाले कर जो है ग्राम पंचायत की आमदनी का प्रमुख स्रोत है। दूसरा कह रहा है समुदाय के काम के लिए मिलने वाला दान, ये भी है। ऑप्शन नंबर बी भी सही है। समुदाय के काम के लिए मिलने वाला अनुदान भी जो है ग्राम पंचायत की आमदनी का स्रोत है। तीसरा कह रहा है ऑप्शन नंबर सी कह रहा है विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा चलाई गई योजनाओं की राशि जो जिला पंचायत के माध्यम से आती है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है भू राजस्व कर। भू राजस्व कर जो है ए, ऑप्शन नंबर डी जो है गलत है, भू राजस्व कर नहीं होगा। इसमें पूछ रहा था कि निम्नलिखित में से ग्राम पंचायत की आमदनी का कौन सा स्रोत नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। 30 नंबर प्रश्न है। 30 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित 30 नंबर प्रश्न है कि ग्राम सभा का क्या तात्पर्य है। ग्राम सभा का क्या तात्पर्य है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है गांव में रहने वाले सभी वयस्क लोगों की सभा को ग्राम सभा कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है मुखिया सरपंच की कार्यकारिणी सभा है। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है मुखिया एवं वार्ड सदस्यों को मिलाकर गठित की गई सभा है। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है मुखिया प्रमुख एवं जिला परिषद अध्यक्ष को मिलाकर गठित की गई सभा को कहा जाता है ग्राम सभा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही हो जाएगा। गांव में रहने वाले सभी वयस्क लोगों की सभा को ग्राम सभा कहते हैं। गांव में रहने वाले सभी वयस्क लोगों की सभा को ग्राम सभा कहते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर जो है 31 है। 31 नंबर प्रश्न है कि ग्राम पंचायत का सचिव होता है। ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है। ऑप्शन नंबर 31 नंबर प्रश्न है कि ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यह एक नियुक्त सदस्य होता है। ग्राम पंचायत का सचिव जो होता है एक नियुक्त सदस्य होता है, सरकार के द्वारा एक नियुक्त सदस्य होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 32 है कि भारत में गांवों की कुल संख्या लगभग कितनी है। भारत में गांवों की संख्या लगभग कुल कितनी है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लगभग 6 लाख से अधिक। 6 लाख से अधिक जो है भारत में कुल गांवें हैं। भारत में 6 लाख से अधिक जो है कुल गांवें हैं। अगला नंबर 33 नंबर प्रश्न है
कि जमीन की नपाई करना तथा उसकी रिकॉर्ड रखना किसका मुख्य कार्य होता है। जमीन की नपाई करना तथा उसका रिकॉर्ड रखना किसका मुख्य काम होता है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, पटवारी का। पटवारी का जो मुख्य होता है, जिसको कर्मचारी भी बोला जाता है या पटवारी, अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जमीन की नपाई करना तथा उसका रिकॉर्ड रखना जिसका मुख्य काम होता है उसको पटवारी कहते हैं, पटवारी। अगला नंबर है क्वेश्चन नंबर 34 है कि नगर निगम द्वारा अर्जित धन में संपत्ति कर का हिस्सा लगभग कितना प्रतिशत होता है। नगर निगम द्वारा अर्जित धन में संपत्ति कर का हिस्सा लगभग कितना प्रतिशत होता है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 25 से 30%। नगर निगम द्वारा अर्जित धन में संपत्ति कर का हिस्सा 25 से 30% होता है, 25 से 30%। अगला नंबर देखते हैं, अगला नंबर देख सकते हैं 35 नंबर प्रश्न है कि स्थानीय स्तर पर छोटे कस्बों में प्रशासन चलाने वाली इकाई को क्या कहा जाता है। स्थानीय स्तर पर छोटे कस्बों में प्रशासन चलाने वाली इकाई को क्या कहा जाता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नगर पालिका। स्थानीय स्तर पर छोटे छोटे कस्बों में प्रशासन चलाने वाली इकाई को नगर पालिका कहते हैं, नगर पालिका। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला नंबर देखते हैं, प्रश्न नंबर देख सकते हैं 36 है कि निम्नलिखित में से नगर निगम के आय के कौन कौन से स्रोत नहीं है। निम्नलिखित में से नगर निगम के कौन कौन से स्रोत नहीं है। पहला नंबर ए है संपत्ति कर। ये संपत्ति कर तो है नगर निगम के आय का स्रोत है। दूसरा कर दुकान होटल आदि पर लगाया जाने वाला कर ये भी है। तीसरा कर वाणिज्य कर, व्यापार पर कर, ये जो है नगर निगम का कर नहीं है। अगला कर उपरोक्त में से सभी नगर निगम के आय का स्रोत है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वाणिज्य कर। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वाणिज्य कर। नगर निगम के आय का स्रोत वाणिज्य कर नहीं है, बाकी सब जो है। अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो है 37 है कि नगर के स्थानीय स्वशासन के संबंध में निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों को सही शब्दावली से पूर्ति कीजिए। नगर के स्थानीय स्वशासन के संबंध में निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों को सही शब्दावली से पूर्ति कीजिए। इसका सही हो जाएगा, दिया हुआ है, पहला है जहां दौड़ विभिन्न मुद्दों पर निर्णय लेने का काम करते हैं वहीं उन्हें लागू करने का काम दौड़ और अन्य कर्मचारी करते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी पार्षद। जहां पार्षद विभिन्न मुद्दों पर निर्णय लेने का काम करते हैं वहीं उन्हें लागू कराने का काम आयुक्त और उनके अन्य कर्मचारी करते हैं, कर्मचारी करते हैं। अगला नंबर है क्वेश्चन है 38 नंबर प्रश्न है कि स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ कब हुआ था। स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ कब हुआ था। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 2 अक्टूबर 2014 को जब आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ था उसी दिन से जो है भारत में जो है स्वच्छ भारत मिशन जो है चलाया गया था अभियान, स्वच्छ भारत मिशन अभियान का शुरुआत किया गया था। अगला नंबर है क्वेश्चन नंबर जो है 39 है कि सूरत में प्लेग का आतंक किस वर्ष हुआ था। सूरत में प्लेग का आतंक किस वर्ष हुआ था। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी, 1994 में। 1994 में जो है सूरत में प्लेग का खतरा फैल गया था। कूड़े के खराब निपटान और साफ सफाई की कमी के कारण वहां का नगर निगम जो है नगर प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया था, जिसके कारण कूड़ा सड़कें पे फैल गई थी, जिसके कारण वहाँ प्लेग महामारी फैल गया था। अगला नंबर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 है कि चीजामी गांव के लोग किस समुदाय से संबंधित है। चीजामी गांव के लोग जो है किस समुदाय से संबंधित है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चीजामी गांव के लोग जो चाखे संघ समुदाय से संबंधित है। चीजामी गांव के लोग जो है चाखे संघ समुदाय से संबंधित है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है 40 नंबर प्रश्न है कि कैटामरेन से क्या तात्पर्य है। कैटामरेन से क्या संबंध है, तात्पर्य है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एक छोटा नाव है, कैटामरेन जो है एक छोटा सा नाव है जिसका मछली पकड़ने के लिए उपयोग किया जाता है। विशेषकर केरल जो एक तटीय राज्य है वहाँ पे जो है समुद्र में मछली पकड़ने के लिए कैटामरीन नामक एक छोटे से नाव का प्रयोग किया जाता है। 42 नंबर प्रश्न है, 42 नंबर प्रश्न है, कथन ए और कारण आर पर विचार करें तथा उपयुक्त विकल्प के आधार पर उत्तर दें। कथन ए है कि कॉल सेंटर से जुड़े रोजगार के मामले में भारत का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया है, जहां यहाँ न केवल भारतीय कंपनियां बल्कि विदेशी कंपनियां भी अपने कॉल सेंटर खोलती है। अगला कह रहा है, अगला नंबर है
कि विदेशी कंपनियों के आकर्षण का कारण है यहाँ अंग्रेजी बोली जाने वाले लोगों का आसानी से और कम वेतन पर मिल जाना। तो इसका दोनों के दोनों जो ऑप्शन जो है ए भी सही है और ए भी सही है, दोनों का दोनों सही है और इसका कारण भी सही है। इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही हो जाएगा। कारण और व्याख्या स्पष्टीकरण दोनों के दोनों जो है इसका सही है। कारण और व्याख्या दोनों के दोनों सही है। अगला नंबर देखते हैं। 43 नंबर प्रश्न है कि शहरों में अनियमित मजदूर मुख्य रूप से निम्नलिखित कार्यों में लगे होते हैं। शहरों में अनियमित मजदूर मुख्य रूप से निम्नलिखित कार्यों में लगे होते हैं। तो इसका सही हो जाएगा। पहला कह है खेती बाड़ी के काम में। शहरों में खेती बाड़ी तो नहीं होता है, खेती बाड़ी में नहीं होती, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है गलत है। दूसरा कह रहा है कि केवल दफ्तारी में, ये भी गलत है, केवल दफ्तारी में नहीं। तीसरा कह रहा है निर्माण माल लादने और सड़क बनाने का काम, ये सही है। अगला कह रहा है स्कूल में पढ़ाना, ये भी हो सकता है प्राइवेट स्कूल में, लेकिन मुख्य रूप से ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला नंबर 44 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से लेबर चौक के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। निम्नलिखित में से लेबर चौक के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन नंबर एक कह रहा है यहाँ केवल अस्थायी मजदूर लोगों को काम मिलता है, तो ये गलत है। यहाँ केवल अस्थायी मजदूरों को काम मिलता है, यह कहना बिल्कुल गलत है। यहाँ अस्थायी नहीं बल्कि सभी लोगों को काम मिलता है, अस्थायी लोगों को काम नहीं मिलता, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। दूसरा कह रहा है यहाँ दिहाड़ी मजदूर विभिन्न प्रकार के कार्य हेतु एकत्र होते, तो ये सही है। यहाँ विभिन्न कार्य करने के लिए दिहाड़ी मजदूर जो एकत्र होते हैं। अगला 3 कह रहा है यहाँ मजदूरों और ठेकेदारों के बीच मजदूरी की दर तय होती है। यहाँ जो है ठेकेदारों और मजदूरों के बीच जो है मजदूरी दर जो है तय होती है, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर इसका जो है बी सही है। 2 और 3 सही, ऑप्शन नंबर 1 गलत है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, 45 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से अस्थायी कर्मचारी होने का कौन सा लाभ नहीं है। निम्नलिखित में से अस्थायी कर्मचारी होने का कौन सा लाभ नहीं है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है भविष्य निधि में बचत, ये तो सही होता है, बट यहाँ गलत पूछ रहा है, ये तो सही है। अगला का चिकित्सा की सुविधा, ये भी मिलता है अस्थायी में। वाणिज्य एवं आयकर का अवकाश, वार्षिक एवं राष्ट्रीय अवकाश, ये भी मिलता है। जबकि लाभ में हिस्से का अधिकार ये नहीं मिलता है, लाभ में हिस्से का अधिकार ये नहीं मिलता है। कह रहा है अस्थायी कर्मचारी को लाभ में हिस्से का अधिकार जो है नहीं मिलता, बाकी सब मिलता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ये जो था आज का लास्ट प्रश्न था, एक क्लास 6 का जो है एडुटेरिया NCERT ऑल आउट का जो है पॉलिटी का जो था क्लास 6 का जो है एक टोटल जो है कुल जो है 45 क्वेश्चन दिया गया, सारा का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और ये लास्ट क्वेश्चन था। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ये वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।